नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल। अपना टॉपिक रहेगा स्टूडेंट नर्सिंग इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ F1 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे स्किल बेस्ड, यदि स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कितना परसेंट एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट? MSN मेडिकल सर्जिकल के बाद में फंडामेंटल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मोस्टली ज़्यादा इंट्रोडक्टरी पार्ट से। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं अपन कि इसके अंदर क्या इसके एथिक्स हैं, कहाँ से इसका स्टार्ट कैसे हुआ नर्सिंग के फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप होते हैं एग्जाम में। 101% किसी भी एग्ज़ाम में आप नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आपको नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, चाहे उनके बर्थ से रिलेटेड हो, चाहे डेथ से रिलेटेड हो, चाहे सिंबल से रिलेटेड हो, चाहे या फिर WHO की थीम से रिलेटेड हो। तो इस तरह से क्वेश्चन डेफिनेटली वन क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अपन बात करते हैं नर्सिंग इंट्रोडक्शन। F1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और F1 का इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है। तो नर्सिंग जो वर्ड है, नर्सिंग वर्ड है, ये कहाँ से? लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है न्यूट्रिव। न्यूट्रिव मीन्स नरिशमेंट करना, पोषण देना, ठीक है। पोषण देना, पेशेंट को क्या है? पोषण देना है, देखभाल करना है, ठीक है। मदर की तरह, जिस तरह मदर केयर करती है अपने बच्चे की, बच्चे को पोषण देती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बट यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, बट पेशेंट को इस तरह मेंटेन करके रखना है, उसको डाइट प्लान अपन फिक्स करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर क्या करता है? उसको बताता है कि कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिजीज़ कंडीशन में कैसी टाइप की आपको डाइट लेनी है। तो वो क्या हो गया? नरिशमेंट हो गया। और उसका वुंड की हीलिंग में उसको हेल्प करना, ठीक है। इस तरह से उसको डिजीज़ से रिकवर करने में तो वो एक नरिशमेंट ही हो गया। तो ओल्डेस्ट नर्स कौन सी है? ये नर्सिंग जो प्रोफेशन है जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले कौन करता था नर्सिंग का काम? मदर। सबकी माँ क्या है? एक नर्स के बराबर है, ठीक है। नर्स से भी बढ़कर है। ओल्डेस्ट नर्स कौन है? मदर, ठीक है। सबकी अपनी मदर्स होती हैं, वो अपने बच्चे की केयर करती है, वो भी क्या है? केयर ही है। और नर्सिंग का सबसे बेस्ट रोल क्या है? नर्सिंग का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? केयर प्रोवाइड करवाना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नर्सिंग का मेन रोल क्या है हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग का मेन रोल क्या है? केयर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आपका राइट आंसर जाना चाहिए केयर प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट बात करें कंसेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है ये नर्सिंग केयर? कौन से कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो बात करें आर्ट्स, ये एक कला है अपने आप में। किसी आप कुछ काम करते हो वो क्या है? कला होती है, आर्ट होती है। तो नर्सिंग भी अपने आप में एक कला है। इसके पीछे रेशनल क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड स्किल, इसके लिए स्किल चाहिए। यदि आपको फोलेस कैथेटर डालना है तो स्किल चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, जब भी आप किसी के कैथेटर डाल पाएंगे। तो स्किल है अपने आप में एबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क। कोई भी टास्क है उसको पूरा करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? स्किल होती है। और स्किल क्या अपने आप में? आर्ट है, ठीक है। साइंस है। साइंस इसलिए क्योंकि जो भी इसके अंदर कार्य किया जाता है वो फैक्ट पे, तथ्यों पे आधारित होता है। जिस तरह से IV बैग को अपन ऊपर लटकाते हैं, ठीक है, नीचे ट्यूबिंग लटकती है, ठीक है, उससे क्या होता है? फ्लूइड नीचे की तरफ आता है। तो ये ग्रेविटेशन पे बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है, साइंस पे आधारित है। ऐसे नहीं है कि फ्लूइड को नीचे लटका रहे हैं ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऊपर IV बोतल लगती है, कैथेटर डालते हैं तो बैग को नीचे लटकाना होता है, बॉडी से, बॉडी लेवल से नीचे होना चाहिए। जब फोलेस कैथेटर लगा रहे हैं यूरिन के लिए तो यूरो कलेक्शन जो बैग होता है वो नीचे की तरफ होगा। इट मीन्स साइंस काम कर रही है, ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशन क्या है? साइंस है। तो साइंस पे आधारित है। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की यह लिखा प्रोजेक्शन मतलब क्राइटेरिया। ये एक प्रोफेशन है, प्रोजेक्शन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सही कर लेना है। ये है प्रोफेशन, यहाँ प्रोफेशन करना है, प्रोफेशन। इसको कट कर यहाँ रख दो।
तो अपन साइंस के बाद में बात कर रहे थे। नर्सिंग क्या है? एक प्रोफेशन है अपने आप में, आर्ट है। आर्ट मीन्स एक अपने आप में कला है। साइंस मीन्स ये किसी भी तथ्य पे बेस है, ठीक है, तथ्य पे बेस है। जैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है किसी भी ड्रग का, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, साइंस पे बेस्ड है। ग्रेविटेशन, अपन फ्लूइड लगा रहे हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशन पे बेस्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशन। और प्रोफेशन किस तरह से है? क्योंकि इसके अंदर रूल और रेगुलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर काम होता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। विदाउट क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते आप, ठीक है। इसलिए क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होती है वो क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जॉब का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या होता है? मस्ट होता है, उसी को प्रोफेशन बोला जाता है। जिस भी काम के अंदर यदि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यदि मांगा जाता है, इट मीन्स वो क्या है? प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है अपने आप में। तो सबसे पहले बात करें प्रोफेशंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? एथिक्स। एथिक्स मीन्स नॉर्म्स। एथिक्स का मतलब होता है नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन। एथिक्स मीन्स नॉर्म्स। एथिक्स मीन्स नॉर्म्स होता है। नॉर्म्स मतलब रूल एंड रेगुलेशन, मीनिंग्स रूल एंड रेगुलेशन, करेक्ट। कंडक्ट द बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर किसी भी को कंडक्ट करना है तो अपने को रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि अपन एसेप्टिक टेक्निक अपनाते हैं, ये क्या रूल है अपना, कि अपने को जब भी केयर प्रोवाइड करें तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है ओटी के अंदर, ये क्या है? अपना रूल है, रेगुलेशन है। हैंड वॉशिंग करनी है बिफोर पेशेंट को डील करने से पहले, आफ्टर पेशेंट को डील करने के बाद में, या फिर बात करें कोई भी अपन ने बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, सीक्रेशन, सीमन, यदि वोमेटिंग, यदि आप टच में आ जाते हैं तो आपको हैंड वॉशिंग करनी है। ग्लव्स पहनने से पहले हैंड वॉशिंग करनी है, ग्लव्स पहनने के बाद में आपको हैंड वॉशिंग करनी है। ये क्या? रूल एंड रेगुलेशन है। तो इट मीन्स एथिक्स, इसके नॉर्म्स है खुद के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इस तरह से अपन ने आर्ट्स, नर्स क्या है? आर्ट्स है, साइंस है और प्रोफेशन है, इन पे बेस है। नर्सिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट बात करें अपन की एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? इन पे क्वेश्चन हर एग्जाम पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब समझना अपने को कि इसका मतलब ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट के पास खुद का राइट होता है कि वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। वो होता है ऑटोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट। इट मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट। इट मीन्स सीधी मोटी भाषा में बात करूं, ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है, खुद के बारे में खुद डिसीजन लेना, ठीक है। अपन समझ बोलते हैं कि अब बड़ा हो गया बच्चा, समझदार हो गया, इट मीन्स ऑटोनॉमी। बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इट मीन्स ऑटोनॉमी। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन आया था ऑटोनॉमी का, यदि बात करें ये क्वेश्चन आया था एम्स भुवनेश्वर के अंदर। एम्स भुवनेश्वर का एग्जाम लगा था, एम्स भुवनेश्वर का एग्जाम लगा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटोनॉमी का मतलब, ये डेफिनेशन दे दी कि पेशेंट खुद का डिसीजन ले सकता है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन में ऑटोनॉमी, जस्टिस, वेरिसिटी, इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो ऑटोनॉमी क्या जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि खुद पेशेंट खुद के डिसीजन ले सकता है, इट मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑटोनॉमी के बाद में लिखा हुआ है जस्टिस। जस्टिस मीन्स, जस्टिस मतलब क्या है? न्याय करना, और आपको अन्याय नहीं करना है। नर्सिंग ऑफिसर को कभी भी अन्याय नहीं करना है। कास्ट से रिलीजन, अपन ये नहीं कह सकते कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम जैन हो, तुम ईसाई हो। हिंदू ऐसे नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर हिंदू है तो हिंदू को केयर प्रोवाइड करेगा, नहीं। वो चाहे मुस्लिम हो, जैन, बुद्ध हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए सब क्या है? इक्वल है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। जस्टिस का मतलब है इक्वल केयर देनी है, ठीक है, इक्वल केयर प्रोवाइड करवानी है सभी को, चाहे वो छोटा हो, चाहे उसके पास कम पैसा हो, चाहे ज़्यादा पैसा हो, कैसा भी हो, वो अपने लिए क्या है? पेशेंट है, करेक्ट। तो इक्वल केयर देनी है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिक के हिसाब से देख लो आप, पैसों के हिसाब से, चाहे कम हो पैसा, चाहे ज़्यादा हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो,
और चाहे उसकी कैसी भी कास्ट हो, ठीक है। कास्ट मीन्स अलग अलग कास्ट होती है, तो कास्ट उसकी कैसी भी है, एससी है, एससी पढ़ते हो, ओबीसी, जनरल, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म भरते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो वो क्राइटेरिया आपको पेशेंट की केयर करते समय नहीं अपनाना है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो उस समय आपसे अलग अलग फ़ीस ली जाती है कि ओबीसी को इतना 1500 का फॉर्म भरना है, उस जनरल को 3000 का और एससी एसटी को 500 का। बट ये चीज़ आपको पेशेंट को केयर करते समय नहीं करना है, ठीक है, कि इसको तो मैं 50 ml आरएल चढ़ा दूँ और जनरल का तो 1000 ml चढ़ा दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे डिजीज़ के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट देना है वही दिया जाएगा। केयर के मामले में कोई कास्ट नहीं, ठीक है। बट जब फॉर्म भरा जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कास्ट का फॉर्मूला अपनाती है, वो अलग मैटर है। बट यहाँ अपने को क्या है, अपन किस पे, ह्यूमैनिटी पे बेस है, क्योंकि अपने नॉर्म्स अलग हैं, नर्सिंग की नॉर्म्स अलग हैं, प्रोफेशन है। प्रोफेशन कभी कोई प्रोफेशन अपना गंदा नहीं हो सकता, इसलिए। और फेडेलिटी मतलब इट मीन्स आपने किसी को कुछ कह दिया और प्रॉमिस को पूरा करना। फेडेलिटी मतलब फेथफुली। फेडेलिटी मतलब आपको क्या समझना है, फिडेलिटी मतलब फेथफुली भरोसे में रखना है, कभी भी पेशेंट का भरोसा नहीं तोड़ना है। बी फेथफुल, ठीक है, भरोसा बनाए रखो, ठीक है। बाद में है प्राइवेसी मीन्स कभी भी जब भी अपन कोई भी प्रोसीजर करते हैं या फिर बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं तो अपने को क्या करना है, ड्रेप्स लगा के रखने, कर्टेन्स लगा के रखने, कभी भी बॉडी के पार्ट को एक्सपोज नहीं करना है। मान लो आपको ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो केवल ब्रेस्ट को ही एग्जामिनेशन करना है, बाकी बॉडी कवर होना चाहिए। यदि आपको जेनाइटल एरिया का कुछ एग्जामिनेशन करना है तो जेनाइटल एरिया ही एक्सपोज रहना चाहिए, बाकी अदर जो बॉडी पार्ट है वो ड्रेप होना चाहिए। आप यदि आई को करना है, जब सर्जरी होती है, यदि आई की सर्जरी करनी है तो आई वाला पोर्शन ही रहता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो ड्रेपिंग किया होता है, ढका हुआ होता है। तो प्राइवेसी, ठीक है, डू नॉट एक्सपोज बॉडी पार्ट। प्राइवेसी का मतलब क्या समझना है अपने को, प्राइवेसी मीन्स डोंट एक्सपोज बॉडी पार्ट, ठीक है, डू नॉट एक्सपोज बॉडी पार्ट, ये आता है प्राइवेसी का। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है स्टूडेंट, कि एक नर्स है, उसने फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय कर्टेन्स लगा दिए, पेशेंट के चारों तरफ क्या कर दिए, कर्टेन्स लगा दिए। मान लो एक लेडी है, उसके इंजेक्शन लगाना है आपको IM बटक्स पे, और आपने चारों तरफ आपने कर्टेन लगा दिए, पर्दे लगा दिए और फिर आप इंजेक्शन लगा रहे हो। इट मीन्स आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रख रहे हो। यदि आप प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर रखे हो, इट मीन्स आप प्रोफेशन नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी। इट मीन्स आपको क्या करना है, कभी भी पेशेंट की जो बातें होती हैं, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो कभी किसी के अदर के साथ शेयर नहीं करनी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आप इन वर्ड्स को जितना एग्जाम्पल के साथ समझोगे, आप इसको रटने के बजाय इन वर्ड्स को जितना एग्जाम्पल से समझोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में एग्जाम्पल देके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल देके भी पूछ लिया जाता है। और इसका मतलब क्या है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है, डू नॉट, वहाँ पे यदि क्वेश्चन आ जाए डू नॉट एक्सपोज बॉडी पार्ट को एक्सपोज नहीं कर रहे अननेसेसरी, तो प्राइवेसी करना। और कॉन्फिडेंशियलिटी डू नॉट एक्सपोज बॉडी पार्ट नहीं, यहाँ आ जाएगा इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। डोंट एक्सपोज या डोंट शेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, डोंट एक्सपोज पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, पेशेंट तक रहनी चाहिए और आप तक रहनी चाहिए। ऐसे नहीं पेशेंट की जो कंडीशन है आप सब लोगों तक उसका आप बातें कर रहे हैं कि इसके तो ये प्रॉब्लम है, इसके एड्स है, इसके HIV हो रहा है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है,
ठीक है, जो पेशेंट और आपके बीच में ही बात रहनी चाहिए। इट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। आप मुझे बात बताते हैं, ठीक है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देना है। और यदि मैं आपकी बातें दूसरों तक बताता हूँ कि यार मुझे तो इस स्टूडेंट ने ये कहा था, इट मीन्स मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं कर रहा। और यदि मैं आपकी बात आप लोगों तक ही रखता हूँ, इट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर बात लिखा हुआ है बेनिफिकेंस। बेनिफिकेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डूइंग गुड, किसी के लिए अच्छा करना, बेनिफिकेंस। वो अपन ने पढ़ा ना, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, तो डू गुड। कभी भी गलत नहीं करना है पेशेंट के साथ, अच्छा बिहेवियर करना है, ठीक है। डू गुड, अच्छा करना क्या होता है? बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स लाभ होना, और बेनिफिकेंस भी क्या होना? किसी को लाभ देना। तो डू गुड, अच्छा करोगे तो लाभ होगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉन मालफिकेंस। मालफिकेंस मतलब क्या होता है? हार्म पहुंचाना, और नॉन लग गया मतलब डू नॉट हार्म। नॉन मालफिकेंस, ये एम्स जोधपुर 2018 में जो एग्जाम लगा था उसके अंदर पूछा गया था कि नॉन मालफिकेंस मतलब क्या है? डू नॉट हार्म, डोंट हार्म। डोंट हार्म का क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट, कि इसका मतलब नॉन मालफिकेंस होता है। कौन से एग्जाम में पूछा गया? एम्स जोधपुर के अंदर। एम्स जोधपुर 2018 जो पेपर लगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि नॉन मालफिकेंस मतलब क्या होता है। आपको राइट आंसर करके आना है, डोंट हार्म। और भी होते हैं स्टूडेंट जिसका नाम है, अपन पढ़ते हैं यहीं पे लिख लेते हैं, वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स क्या होता है? ट्रुथ बोलना, किसी से सच बोलना। पेशेंट को आपको सच सच बताना है कि आपके इस तरह से प्रोसीजर होगा जिसमें एक निडल चुभेगी, आपको उससे सेडेशन होगा, आप बेहोश हो जाओगे, और आपके जब प्रोसीजर किया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये सही सही बताना है। कभी भी पेशेंट को इस तरह से नहीं बताना है कि मैं इस इंजेक्शन से दर्द नहीं होगा। बताना है आपको कि दर्द होगा, हल्का दर्द होगा, आपको सहना पड़ेगा। आपको सच सच बोलना है, क्योंकि यदि आप बोलोगे दर्द नहीं होगा और उसके यदि पेन होते यदि वो हिलेगा तो प्रोसीजर खराब हो जाएगा। इसलिए पहले ही सही सही ट्रुथ बताना होता है। तो वेरासिटी मीन्स ट्रुथ, वेरासिटी मीन्स ट्रुथ। आपको पेशेंट को सच सच बोलना है। जो भी प्रोसीजर होता है अपना रूल होता है, नर्सिंग का रूल होता है, नर्सिंग ऑफिसर का रूल होता है। कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं सबसे पहले, या फिर जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी जब कोई प्रोसीजर करते हैं पेशेंट के साथ में तो उसको पहले बताते हैं अच्छे से कि आपके इस तरह से ये प्रोसीजर किया जाएगा। तो हमेशा ट्रुथ, सच्चाई को अपने को मेंटेन करके रखना है। ये क्या है? एथिक्स है, ये रूल एंड रेगुलेशन है। ये सब आपको फॉलो करते हुए चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको केयर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। इससे क्या होगा? पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें एजुकेशन। अब बात करते हैं कि नर्सिंग में जैसे जैसे एजुकेशन करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं। अब प्रोफेशन है अपने आप में, तो इसके अंदर क्या क्या स्कोप है? तो स्कोप के अपन देखें तो कैरियर अपॉर्चुनिटी, हिरार्की, एक ऑर्डर है, ठीक है। नर्सिंग में भी एक ऑर्डर है, पोस्ट होती हैं, ठीक है, जैसे जूनियर सीनियर इस तरह से। तो मीनिंग रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो छोटा लेवल होता है वो सबऑर्डिनेट, हाई लेवल होता है जो सुपीरियर। तो नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड की जो जॉब होती है, एम्स का आप फॉर्म भरते हैं, एम्स के लिए आप फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट, वो नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड की जॉब होती है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड की पोस्ट होती है, उसी की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलती है। नर्सिंग ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो एम्स के अंदर निकलती है, ठीक है। एमओ, उसके फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर एनएस, ठीक है, डीएनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और सीएनओ। इस तरह से क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। इस तरह से क्या होता है? एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, इसको हिरार्की है, ये हिरार्की है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। फिर बात करें अपन, नर्सिंग इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्ट। वर्षों से चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। और लेटेस्ट क्या है? साइंस है। साइंस कौन सी साइंस पे बेस्ड कार्य करता है? जो आज प्रेजेंट में जो साइंस जिस पे
यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपन नर्सिंग के अंदर जो आज के पे बेस होता है, प्रेजेंट पे, ठीक है, जो न्यू बनते हैं जो इंस्ट्रूमेंट उनका ही यूज़ किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि 10 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट बना उसको थोड़ी यूज़ करते हैं, जो अभी जो बना है उसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लेटेस्ट साइंस है उस पर बेस्ड होता है और यंगेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो इस तरह से अपन ने ये अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि क्या हायरार्की होता है। हायरार्की में अपन बात करें, आपको यदि इसमें डाउट होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो असिस्टेंट, ए मीन्स असिस्टेंट, इसमें असिस्टेंट नर्सेस, ठीक है। डीएनएस में क्या होगा, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एनएस मीन्स नर्सिंग सुपरवाइजर, एनएस मीन्स नर्सिंग सुपरवाइजर और सीएनओ मीन्स क्लिनिकल नर्सिंग ऑफिसर, करेक्ट, इस तरह। और एमओ मीन्स होता है मेडिकल ऑफिसर, जो कि फर्स्ट ग्रेड की होती है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं, एमओ मीन्स डॉक्टर। तो ये हायरार्की होती है, करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करें, हायरार्की पढ़ी अपन ने। हायरार्की के बाद में स्टूडेंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये इमेज किन की है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी सोचो। ये इमेज किन का दर्शाया हुआ है, ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये पिक्चर दिया हुआ है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें ये लैंप दिया हुआ है, इसलिए ही इनको किस नाम से जाना जाता है, ए लेडी विथ लैंप, ठीक है। ए लेडी विथ लैंप, ए लेडी विथ लैंप से भी इनको जाना जाता है। ये सिंबल है, ठीक है। ये लैंप के साथ क्या है, सिंबल है, नर्सिंग का सिंबल है ए लेडी विद लैंप, ए लेडी विथ लैंप, ये नर्सिंग का सिंबल है। और ये क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिन्होंने लैंप से क्या किया था, नर्सिंग केयर की थी। जो वुंडेड जो सोल्जर्स थे, जो क्रीमियन वार हुआ था स्टूडेंट, उस दौरान जो सोल्जर्स को जो क्षति पहुंची थी, नुकसान हुआ था, ठीक है, इंजर्ड जो अपने सोल्जर्स थे उनको क्या किया, वुंड केयर प्रोवाइड किया, किन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट बात करें, यदि इमेज बेस आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ये छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर। भुवनेश्वर जो एग्ज़ाम लगा था, भुवनेश्वर का, एम्स भुवनेश्वर के अंदर 2018 का जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर पूछा गया था फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। फिर बात करते हैं फैमिली कौन सी फैमिली से थी, ब्रिटिश रिच फैमिली से थी। आप ये मत सोचिए कि ये बिलो पुअर फैमिली से होंगी, ठीक है, केयर प्रोवाइड करवा रही है, नहीं डियर। केयर प्रोवाइड का मतलब ये नहीं है कि कोई पुअर है कोई रिच है। मैंने आपको बताया जस्टिस इक्वल केयर प्रोवाइड करवानी होती है, तो केयर प्रोवाइडर भी क्या हो सकता है, रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। तो ये कौन सी, रिच अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। फिर बात करें इन बर्थडे पे, इनके बर्थडे पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, वो इनके बर्थ पे आता है। कब हुआ था इनका बोर्न, 12 मई 1820, 12 मई 1820 को क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। और इनका डेथ, ये डाई कब हुई थी, डाई की बात करें तो 13 अगस्त 1910, 1910, ठीक है, 1910 13 अगस्त में इनका मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। ये इन पे इस बेस पे क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आता है 12 मई। 12 मई के दिन ही क्या बनाते हैं स्टूडेंट, अपन इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो
तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए 12 मई, क्योंकि 12 मई को ही क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ था। नेक्स्ट बात करते हैं बोनेट खां, इनका जन्म हुआ, वो फैमिली शिफ्ट टू ब्रिटेन, ठीक है, इटली में। इनका बोर्न कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, इटली। क्वेश्चन आ जाए आपको, आपसे पूछा जाए कि बोर्न कहाँ पे हुआ था इनका, इटली में बोर्न हुआ था, फिर ये शिफ्ट हो गई थी कहाँ पे, यूके के अंदर, जहाँ पे लंदन है वहाँ पे फिर ये शिफ्ट हो गई। बर्थ कहाँ पे हुआ, इटली में हुआ 1820 के अंदर 12 मई। फिर बात करें नेशनलिटी क्या होगी इनकी, ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन में ही पली बड़ी। फिर बात है क्रीमियन वार हुआ, जैसे जैसे ये बड़ी हुई फिर वहीं पे क्या हुआ था, क्रीमियन वार हुआ था। क्रीमियन वार हुआ था 1853 से 1856, इसको राइट डाउन कर लेना। 1853 टू 1856 के बीच में कौन सा वार हुआ था, एक वार हुआ था, ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में वार हुआ जिसका नाम है क्रीमियन वार। उस दौरान जो वुंडेड आर्मी पर्सनल थे, आर्मी के जो जवान थे वो घायल हो गए थे, क्षति पहुंची थी, उन लोगों की इन्होंने क्या की, केयर की लैंप की सहायता से, क्योंकि नाइट में क्या है, दिखता नहीं था, नाइट में दिखता नहीं था, तो उस समय क्या इतना इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट नहीं था, तो लैंप ही उस समय ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जिसमें मिट्टी का तेल डाल के उसका यूज़ किया जाता था। तो लैंप की सहायता से उन्होंने नाइट में वुंडेड सोल्जर को देख देख के क्या किया, अच्छे से केयर प्रोवाइड की, इसलिए इनका नाम पड़ा ए लेडी ए लैंप। फिर नेक्स्ट बात करें, 1860 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टार्टेड एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। फिर ये यहाँ पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूट चालू किया जिसका नाम है सेंट थॉमस हॉस्पिटल। सेंट थॉमस हॉस्पिटल जो भी जिसका नाम है अभी किंग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। किंग हॉस्पिटल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वो लंदन के अंदर है। वो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट चालू किया 1860 के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, किंग हॉस्पिटल लंदन फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उसका क्या है, सर्विस कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन और रिसर्च बेस्ड पे, ठीक है, रिसर्च बेस्ड पे होनी चाहिए। और फर्स्ट रिसर्चर ऑफ नर्सिंग कौन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर कौन है, नर्सिंग में जो फर्स्ट जो रिसर्च की थी वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। करेक्ट। फिर बात करें फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी जिसके अंदर आप बार्स पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, और इस तरह से एक पाई चार्ट भी पढ़ते हैं कि इतना %, जैसे 80-20 चलता है, कभी कभी मेल फीमेल रेशो किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी 80-20 चलता है कि इतने मेल को लेना है, इतने फीमेल को लेना है। तो ये भी क्या है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट है ये भी अपने आप में पाई चार्ट। बट ये बहुत ही गलत मेथड है जो कि स्टार्ट किया है एम्स ने। तो ये पाई चार्ट किसने बनाया था, ये भाई इस तरह से किसी चीज़ को अपन शो कर सकते हैं, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सबसे पहले बनाया था। और ये अच्छे मैथमेटिशियन थी और अच्छी स्टैटिस्टिशियन थी। फिर बात करें फर्स्ट टाइम ग्राफिकल, ये क्या ग्राफ ही हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अपन बताते हैं कि इतना % पार्ट खराब हो चुका है, इतना % पार्ट सही है, तो ये ग्राफ हो गया एक, तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करें पाई चार्ट हो गया, क्योंकि ये राउंड बन रहा है पूरा, तो ये 360 डिग्री का होता है राउंड, ठीक है, तो ये पाई चार्ट 360 डिग्री का फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाया। फर्स्ट ट्रेंड नर्स कौन सी थी, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करके आ जाओगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही राइट आंसर करके आ जाओगे। बट यदि फर्स्ट ट्रेंड नर्सिंग यदि क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ट्रेंड नर्स कौन सी थी, उसका नाम है लिंडा रिचार्ड। लिंडा रिचार्ड अमेरिका से इन्होंने किया था, ठीक है, अमेरिका की यही है नर्स जो कि ट्रेंड नर्स है, अमेरिकन ट्रेंड नर्स है, जिसका नाम लिंडा रिचार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक, एक बुक भी लिखी थी किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बुक लिखी थी जिसका नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग, जिसका नाम ही क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग। बुक का नाम ही नोट्स ऑन नर्सिंग है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि बुक का नाम क्या था जिन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बुक जो भी बुक बनाई। नेक्स्ट बात करें थ्योरी की, कौन सी थ्योरी दी,
इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर किसने दी, यदि क्वेश्चन आता है तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट बात करें, कब इनका डेथ हुआ था, अपन ने पढ़ लिया 13 अगस्त 1910 में इनका डेथ हुआ। फिर बात करें डाई, ये कब इनका डेथ हुआ, खापेवा, डाई ऑन, अब पढ़ रहे हैं डेथ ऑन 8 खापेवा स्ट्रीट, लंदन में एक स्ट्रीट है साउथ स्ट्रीट करके, स्ट्रीट गली का नाम है साउथ स्ट्रीट, ठीक है। नॉर्थ साउथ हर जगह होता है, हर कंट्री में नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट होता है। जो साउथ पार्ट है लंदन के अंदर, वहाँ पे 10th नंबर की जो स्ट्रीट है वहाँ पे इनकी नेचुरल डेथ हुई थी कार्डियक अरेस्ट के कारण। किसके कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट बात करें अवार्ड, एक अवार्ड दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है स्टूडेंट। जब भी अपन इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को, उसी 12 मई के दिन ही जो पूरे साल के अंदर जो अच्छी नर्सिंग केयर जिसने प्रोवाइड जो करती है, जिसका अच्छा आउटपुट होता है जिस नर्स का, उसको एक अवार्ड मिलता है जो अच्छा कार्य करती है पूरे साल में, तो उसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट अब व्हेन अवार्ड इज गिवन, अवार्ड कब दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है वो कब दिया जाता है, इंटरनेशनल जब नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को, उस डे पे वो क्या दिया जाता है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें हु, कौन देता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है या प्रेसिडेंट देता है या चीफ मिनिस्टर देता है, कौन देता है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, सम्मानित करता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के द्वारा सम्मानित करता है जो भी पूरे ईयर में अच्छा, जो जिसका अच्छा आउटपुट होता है जिस नर्सिंग ऑफिसर का। नेक्स्ट बात करें वूम, देता कौन है, किसको मिलता है, एक्सीलेंट नर्स जो पूरे साल में अच्छा काम करती है उसको मिलता है वूम। नेक्स्ट बात करते हैं थीम क्या थी, थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2016 की यदि बात करें तो ये प्रीवियस ईयर की कुछ हैं जिनको पूछ लिया जाता है कई बार। ए फोर्स फॉर चेंज हेल्थ सिस्टम रेजिलेंस, ठीक है, हेल्थ सिस्टम को चेंज किया जाए, अच्छा बेहतर बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 2015 की क्या थी, ए फोर्स फॉर चेंज कॉस्ट इफेक्टिव केयर इफेक्टिव, ठीक है, पैसा भी कम लिया जाए पेशेंट से और उसको अच्छी केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये 2015 की थी, ठीक है। 2018 की क्या थी, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। अब 2019 और 20 की बात कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा पीछे की ना पूछ के जो रेसेंट की, यदि आप 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020 की ज़रूर पढ़ के जाएं। यदि 2019 में आपको एग्ज़ाम दी थी, इस तरह से जिस साल में आपने एग्ज़ाम दी थी उसी साल की आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। यदि आप पहले की याद नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस टाइम की तो याद होनी चाहिए। तो अपन 2020 की देख लेते हैं कि 2020 साल चल रहा है अभी, तो 2020 की क्या है, 2020 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ, ये किसकी थी, ये WHO ने दिया था, ये WHO थीम है स्टूडेंट, WHO थीम। WHO ने भी इस बार नर्सेस पे ही थीम रखी है, ठीक है, फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि नर्सेस पे ही थीम रखी है WHO ने भी, ठीक है। क्या रखी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स, इस साल नर्स का ही ईयर रखा गया है, एंड द मिडवाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सेस डे की, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या थी इसकी, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या थी, इस साल की 2020 की थीम है। आपको थीम बेस यदि क्वेश्चन आए तो आपके करेक्ट जाना चाहिए। ये क्वेश्चन चांस है WHO की थीम का क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रखी गई है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, क्योंकि WHO ने फर्स्ट टाइम नर्सिंग पे इतना ध्यान दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, थैंक्स फॉर स्टूडेंट वाचिंग, और आप इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें और कभी भी कंटिन्यूटी को आपको खोना नहीं है।